जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ का एक्सेंट की थोड़ी नॉलेज पहले ही ले लीजिए कि ओईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, इतना टफ है, ऐसे है वैसे है। किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरे पास जो भी पीडीएफ मुझे जहाँ से भी मिले वो पीडीएफ मैंने अपने सब इकट्ठा करके एक प्रिंटिंग शॉप से प्रॉपर बुक्स अपनी प्रिंट करवा ली। सिर्फ रीडिंग पार्ट है एंड लिसनिंग पार्ट है, मैंने ये दोनों चीज पे फोकस किया। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। इट्स मी संजू एंड माय नेम इज़ संजना। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा ओईटी का एक्सपीरियंस कि मैंने ओईटी अपना कैसे क्लियर किया। मैं उसमें अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैं अपनी प्रिपरेशन बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बट मैं आपको ये नहीं बोलती हूँ कि आपको यही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि ओईटी है, वो एक ओईटी एक काफ़ी टफ एग्ज़ाम है काफ़ी लोगों के लिए। सो मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी थी कि ओईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, इतना टफ है, ऐसे है वैसे है। बट मैंने अपना एक सोचा था कि मुझे अपना ओईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। सो मैंने उसके लिए अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से की थी कि जिस तरीके से मुझे पढ़ना पसंद है। तो एक तो ओईटी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव एग्ज़ाम है, आप सबको पता है। उसका फीस अराउंड 35,000 तक का जाता ही जाता है। तो मैंने अपना प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग किया था कि मुझे पता था मैं अपना अमाउंट कहाँ लगा रही हूँ, कैसे मुझे लगाना है। तो उस अगर मैं लगा रही हूँ तो मुझे उसका कुछ रिजल्ट भी चाहिए, मुझे कोई आउटकम चाहिए। तो मैंने अपने अमाउंट के साथ साथ जो मैंने अपना इनपुट दिया स्टडी के लिए, मैं उसके बारे में आप सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जिस नॉर्मली कि जैसे फर्स्टली कि जो अगर हमें ओईटी करना है तो दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल अपना माइंड में कंफर्म करनी है कि फर्स्टली हमारा टारगेट क्या है। कि जैसे हमारे इंडिया में कुछ लोग होते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि अभी हम गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करेंगे, 1 साल किया, सेकेंड ईयर किया, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करेंगे, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि अब हम अपना लास्ट गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करेंगे। बट उसके साथ साथ ही हम ओईटी का भी करते रहेंगे कि अगर हमारा गवर्नमेंट नहीं होता है तो हम ओईटी का भी साथ साथ ही एग्ज़ाम दे सकते हैं और कहीं ना कहीं तो क्लियर होगा ही। बट अकॉर्डिंग टू मी कि अपना गोल जो है वो एक सेट गोल रखना चाहिए कि इधर ओईटी और इधर ना गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन। बिकॉज मुझे पता था, मेरा टारगेट क्लियर था कि मुझे ओईटी ही करना है, मुझे अब्रॉड ही जाना है, चाहे मैं यूके जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, जो भी है। बट मैंने अपना प्लानिंग स्टार्ट की यूके के लिए। तो उसमें मैंने जो अपना किया, टारगेट सेट किया कि मुझे ओईटी ही करना है। सो मैंने गवर्नमेंट की तरफ मैंने ध्यान दिया ही नहीं। तो मेरा था ये। एंड सेकेंड थिंग है कि अपना टाइम, आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट की कर रहे हो प्रिपरेशन, तो भी आप अपना प्रॉपर टाइम दोगे, बिना प्रॉपर टाइम के आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो ओईटी में भी सेम ही थिंग है कि आपको अपना टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब मैं जॉब कर रही थी तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो जॉब के साथ साथ वो ओईटी प्रिपरेशन भी करते थे। बट उनमें से कोई एक रेयर ही होता था जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पा रहा था। बिकॉज जितना मैंने देखा है कि ओईटी के साथ, जॉब के साथ जो ओईटी के प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना इतना पॉसिबल नहीं था। उन लोगों को सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट की ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपना अमाउंट लगा रही हूँ तो मैं अपना एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैंने ओईटी सोचा था, बट ये था कि जब फ्री होंगी तब करूँगी। जब मेरा रिज़ाइन हुआ उसके बाद मैंने अपना ओईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरा गोल सेट था। मैंने अपना टाइमिंग के लिए भी, मतलब अपना प्रिपरेशन के लिए टाइमिंग निकाली है कि अब मैं फ्री हूँ तो मैं अपना पूरा टाइमिंग ओईटी को दूंगी। तो ऐसे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब सेकेंड थिंग पर मूव करते हैं कि जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की, तो उसके लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की। मैंने कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग ज्वाइन करना ठीक है, वो लोग आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे और वो आपको बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। तो मैं वो चीज़ बता नहीं सकती हूँ, ना ही मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ उन सब में।
बट आपको जो भी आपके कोचिंग वाले टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं उसको आप ज़रूर अपना अप्लाई कीजिए। एंड अप्लाई करने के बाद उसमें मैंने अपना कैसे पढ़ा स्टडी स्टार्ट की कि इनिशियली 1 वीक तक मैंने सिर्फ रीडिंग पार्ट है एंड लिसनिंग पार्ट है, मैंने ये दोनों चीज़ पे फोकस किया। जब मैंने ये चीज़ समझ ली कि ये दोनों पार्ट कैसे करने हैं, तो उसके बाद मैं अपना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दिया पार्ट ए के लिए, दोनों के पार्ट ए। देन उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं अपना धीरे धीरे शिफ्ट हुई लाइक पार्ट बी पे। फिर मैंने दोनों के पार्ट बी स्टार्ट किए। पार्ट बी में जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मुझे आइडिया हो गया है कि ये चीज़ कैसे करनी है, इसमें हमें क्या चीज़ पता करनी है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन के लाइक आंसर को ऑप्ट आउट करना है, तो वो चीज़ मुझे पता लगने के बाद फिर मैं अपना सी पे मूव की। मुझे सी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ज़्यादा, बट फिर मैंने कुछ अपना जो कोचिंग वाले जो भी टीचर्स थे उनसे मैंने लाइक अलग से भी पूछा। लाइक वो जो क्लास में पूरा समझाते थे टिप्स एंड ट्रिक्स वो तो था ही, बट मैं उन अलग से भी थोड़ा सा आइडिया ले लेती थी कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो मैं वो क्वेश्चन लेकर उनके पास जाती थी कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो एक बार मुझे आइडिया बता दीजिए ये आया कैसे है। तो उससे ना कि हमें ये आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो ये मुझे आइडिया हो गया। फिर मैंने लाइक कुछ वीडियोस भी है इंटरनेट पे, कुछ वीडियोस हैं अजिनोरा के हैं आई थिंक, एंड अदर मुझे याद नहीं है, बट उनका अजिनोरा का एक लेक्सिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो वीडियो है वो है, काफ़ी अच्छा वीडियो है वो। अगर आपको चाहिए, आपको देखना है, आप ज़रूर देखिए, वो पार्ट सी में काफ़ी हेल्प करेगा। सो वो सब जैसे मुझे तीनों का पार्ट, दोनों के तीनों पार्ट मुझे समझ आ गए। मुझे ठीक है, मेरा टाइम अभी मैनेजमेंट बी और सी में इतना नहीं हो रहा था, बट मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे क्वेश्चन करना कैसे है। देन उसके बाद मैंने फोकस किया अपनी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों पे। राइटिंग के लिए भी हमारे जो टीचर्स थे वो हमें प्रॉपरली बताते थे कि हमें कैसे राइटिंग में करना है। एक फॉर्मेट राइटिंग में जो है वो उन्होंने फॉर्मेट बताया हमें कि फॉर्मेट में था कि फर्स्टली जब भी हम अपनी राइटिंग करते हैं, जो भी एड्रेस वगैरह होता है वो सब के बाद फर्स्ट होता है इंट्रो। मेन चीज़ है इंट्रो, क्योंकि हमारा जो इंट्रो होता है वो कंसाइज होना चाहिए और हमारा जो मेन चीज़ है, मेन पर्पस है, उसमें क्लियर आना चाहिए। सो इंट्रो का उन्होंने बताया था। देन इंट्रो के बाद फिर मैंने यही अपना फॉर्मेट फॉलो किया एग्ज़ाम में भी। इंट्रो, what happened, what has done and what need to be done. So ये 4 पॉइंट थे जो फॉर्मेट में फॉलो मैंने किए। आपको जैसे भी आपके कोचिंग वाले बताते हैं आप वो फॉर्मेट फॉलो कीजिए, या आप और फॉर्मेट थोड़ा सा मतलब होता है, कुछ कोचिंग वाले कुछ अलग तरीके से फॉर्मेट बताते हैं, कुछ अलग तरीके से फॉर्मेट बताते हैं, बट आपको जैसा समझ आता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर स्पीकिंग में आप कोशिश कीजिए कि आप अपने टीचर्स के साथ तो करते ही हैं स्पीकिंग, वो आप लोगों को स्पीकिंग के बारे में बताते हैं कैसे करना है क्या नहीं है, वो हम भी करते थे। देन टीचर्स के साथ साथ ट्राई करो कभी होता है तो कि जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई फ्रेंड है जो कोई और फ्रेंड जो प्रैक्टिस कर रहा है ओईटी की, उनके साथ भी अगर हो जाता है, तो अगर कोई करने के लिए रेडी है प्रैक्टिस स्पीकिंग की तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आप दोनों लोग हो गए तो ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। टीचर कितना टाइम देगा एक स्टूडेंट को, तो वो चीज़ है, बट अपनी प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। देन उसमें क्या था कि जो हमें ना कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक जो हम यूज़ करते हैं सिनोनिम्स एंड कुछ वोकेबलरी, कोई हाई लेवल वोकेबलरी नहीं बट न्यू अदर वोकेबलरीज ऑल्सो यूज़ करनी है फॉर से कुछ वर्ड्स के लिए, लाइक जो हम अपना नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं बट उसका लाइक कोई अच्छा वोकेबलरी मिल जाता है तो वो आप अपना यूज़ कीजिए। वोकेबलरी से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वोकेबलरी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं मैं बता रही हूँ, वोकेबलरी आपको हेल्प करेगी कि आप जब उस कंट्री में जाते हो तो वहाँ के लिए भी उसमें
लाइक इजीली समझने के लिए और वो सब करने के लिए, एडजस्ट करने में भी आपकी वोकैबुलरीज काफ़ी हेल्प करेगी। सिनोनिम्स देखो, सिनोनिम्स जो भी हैं वो लाइक हमारे टीचर्स ही बताते थे हमें कि इस अगर तुम इन वर्ड्स को ऐसे करके यूज़ करके सिनोनिम, क्योंकि मुझे ग्रामर की इतनी नॉलेज नहीं थी, ना मुझे इतना इंटरेस्ट ग्रामर में ज़्यादा रहा था। बट जब हमारे टीचर्स बताते थे तो हमें समझ आया कि क्या चीज़ हमें किस वे में हम अगर उसको प्रेजेंट करें तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो प्रेजेंटेशन राइटिंग में काफ़ी ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा नहीं है कि हम हर बार एक सेम वर्ड ही यूज़ करते रहे, सो या बट ऐसा अच्छा नहीं, मतलब वो एक जो है इम्प्रेशन खास नहीं आता है। तो आप अदर सिनोनिम्स के लिए जा सकते हैं, बट इतना भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही सिनोनिम। एंड जो कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी तो उसमें वो बोल रहे थे कि कुछ फ्रेजेस होते हैं वो लोग हम यूज़ कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली मैं फ्रेजेस पे नहीं गई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता था मुझे कि फ्रेज को कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो मैंने फ्रेजेस को हटा दिया। मैंने जस्ट जो मेरा बेसिक था मैंने उसी से अपना प्रैक्टिस किया है, एंड मैंने अपना उसी से अपना फर्स्ट टाइम ही क्लियर किया है। जब जस्ट मेरा मेन थिंग थी कि मैंने अपना टाइम दिया है। सारा सब कुछ मैंने, जब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके अपना टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट किया। टाइम मैनेजमेंट किया लिसनिंग रीडिंग के तीनों पार्ट्स के लिए। राइटिंग स्पीकिंग तो खैर जब हम करते ही हैं हमारे टीचर्स वगैरह के साथ, या फिर तो हम टाइम मैनेजमेंट टाइमर लगा के करते हैं, तो उसमें भी टाइम मैनेजमेंट करना। देन तो ऐसे मैंने अपना किया था ये ओईटी का प्रिपरेशन। एंड मैं अपनी प्रिपरेशन जब मैं कर रही थी तो मुझे जब टाइम मैनेजमेंट हो गई तो उसके बाद मैंने अपना क्या किया, मैंने अपना एक टारगेट गोल रखा कि मुझे दिन में कितने मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं, नॉट हाँ, चारों मॉड्यूल्स के कितने बार मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं कम से कम 4 से 5 मॉड्यूल्स जो हैं वो कंप्लीट करती थी, लाइक फुल एक बार में पूरा रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग एक कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद सेकंड, देन थोड़ा ब्रेक लेने के बाद थर्ड। तो मैं एटलीस्ट 2 से 3 मैं अपनी कोचिंग में ही कंप्लीट कर लेती थी, क्योंकि मेरे जो कोचिंग थी वो मेरे घर से काफ़ी दूर थी, मुझे दूर जाना पड़ता था, बस से भी 1.5-2 घंटा लग जाता था। तो मैं अपना सोचती थी कि मैं अपना जितना प्रैक्टिस कर सकती हूँ यहीं पे कर लूँ। तो मैं अपना 2 से 3 अपना जो सेशंस है वो कर लेती थी सारे मॉड्यूल्स के। देन घर आने के बाद भी अपना प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद रात में 1-2 मॉड्यूल मैं अपना घर पे कर लेती थी। घर पे आने के बाद ये होता है कि स्पीकिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो उसमें मैं क्या करती थी, मैं कभी कभी ही स्पीकिंग करती थी घर पे आने के बाद, मैं रेगुलर स्पीकिंग नहीं करती थी। पर जब भी मैं करती थी तो उसमें पेशेंट एंड स्टाफ दोनों का रोल मैं खुद ही करती थी। तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट हाँ ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। एंड जो भी मैंने अपना मटेरियल प्रिंट आउट कराया था, मैंने कोचिंग में बुक्स थी, कोचिंग में तो वहाँ से पढ़ लेते थे, बट मैंने अपना खुद भी लाइक स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड के लिए मैंने जो कोचिंग की बुक्स थी वही यूज़ की। बट मैंने मेरे पास जो भी पीडीएफ मुझे जहाँ से भी मिले वो पीडीएफ मैंने अपने सब इकट्ठा करके एक प्रिंटिंग शॉप से प्रॉपर बुक्स अपनी प्रिंट करवा ली, लाइक बुक प्रिंट करवा ली इसकी पीडीएफ से, ओईटी रीडिंग की। एंड मैंने करवाई सिर्फ रीडिंग की ही। देन जो और वो जो है वो अगर आप एक प्रिंटिंग शॉप से करवाते हो प्रॉपर वाली से तो वो आपको सस्ती भी पड़ेगी, ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। तो मैंने वो करवाने के बाद मैं उसको अपना डेली प्रैक्टिस करती थी। एंड प्रैक्टिस करने के बाद मैं अपने मार्क्स देखने के बाद मैं वो सब कुछ इरेज कर देती थी, बिकॉज यू नो जब हम लोग वो चीज़ करते हैं ना दोबारा, अब वो सब मार्क्ड रहता है तो वो करने में इजी नहीं रहता, तो इसलिए उसके लिए मैं उसको इरेज कर देती थी। देन अगर कभी नेक्स्ट टाइम सेम टॉपिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो मुझे ठीक रहता था करने में, कि मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होती थी कि लाइक हाँ मैंने ये किया हुआ है पहले, या मुझे याद आता था वो क्वेश्चंस, क्योंकि जब मार्क्ड किया होता है और बुक में ही, और बुक में लिखना भी मत आंसर, क्योंकि बुक में अगर आंसर्स लिखे होते हैं मार्क ही होते हैं ना, तो फिर वो चीज़ वो ये होती है कि हाँ ये मैंने पहले किया है और इस क्वेश्चन का आंसर ये है,
तो वो चीज़ मत करना। मेरा तो पर्सनली यही है, मैं अपना नोटबुक में आंसर्स लिखती थी, बुक्स में से तो मैं बस पढ़ती थी, आंसर नोटबुक में लिखती थी, नोटबुक में ही करेक्शन करती थी। सो मेरा ये था। एंड दिन में 4 से 5 बार मैं अपनी जो भी मॉड्यूल्स है वो कम्प्लीटली फिनिश करती थी। एंड एक बात और है, अगर आप जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो ना, प्लीज़, मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ का एक्सेंट की थोड़ी नॉलेज पहले ही ले लीजिए। जाने से पहले अगर आपको एक्सेंट की थोड़ी नॉलेज होगी तो आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, कई बार मुझे भी प्रॉब्लम होती है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं परफेक्ट हूँ या कुछ और, बट मुझे भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा एक्सेंट जो है यहाँ के एरिया का काफ़ी लाइक हार्ड एक्सेंट है। सो हाँ, बट ये है कि लोग काफ़ी अच्छे हैं, अगर हम उनसे दोबारा पूछते हैं तो वो रिपीट करते हैं। नहीं भी समझ में आती है तो वो थोड़ा कुछ वर्ड को अलग वर्ड यूज़ करके आपको बताने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी ट्राई कीजिए कि आप एक्सेंट की भी थोड़ी आपको नॉलेज हो। नॉलेज उसके लिए ना आप लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ ब्रिटिश पॉडकास्ट जो है, अगर आप यूके आ रहे हैं तो यूके के लिए आप ब्रिटिश पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के रिलेटेड जो है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पॉडकास्ट वगैरह, कोई सीरीज वगैरह, कुछ ऐसा आप थोड़ा देख के कि एक्सेंट की आपको नॉलेज हो जाए। अमेरिका, कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ का थोड़ा एक्सेंट अपना सीख लीजिए, ठीक है। एंड एक चीज़ और है कि जो ये अदर कंट्रीज़ का मुझे नहीं आइडिया है, बट जैसे मैं यूके में हूँ, यहाँ पे यहाँ के लोग, जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पे तो लोग काफ़ी अलग लाइक अदर वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक अदर स्लैंग्स यूज़ करते हैं। एंड मैंने मतलब मुझे ये भी मैंने सुना है कि अदर जो सिटीज़ है वहाँ पे भी कुछ डिफरेंट टाइप की स्लैंग्स है। तो आप जिस भी सिटी में जाए वहाँ के कुछ स्लैंग्स ना आपको गूगल पे मिल जाएगी। मैंने भी यहाँ की सर्च की, एक्चुअली मैंने सर्च की आने के बाद, बट मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप पहले ही कुछ स्लैंग्स जो है वो सर्च कर सकते हैं। आप जिस भी एरिया में जा रहे हैं, लाइक आप मैनचेस्टर में जा रहे हैं, आप शेफील्ड में जा रहे हैं, आप लीड्स में जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं आप वहाँ का थोड़ा स्लैंग जो है वो सीख लीजिए। बिकॉज यहाँ पे जैसे मैं आई ना तो कुछ पेशेंट थे, मैंने उनको सुना लाइक वो बोल रहे हैं आई वांट अ वी, एंड हम लोग, मुझे नहीं आइडिया कि वी क्या होता है। सो देन वो सब चीज़ वो बाद में जब पता किया तो पता चला कि वो टॉयलेट के लिए बोल रहे हैं आई वांट गो टू टॉयलेट लाइक दैट। सो कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ स्लैंग्स इनकी अपनी होती है कि जो पर्टिकुलर एरिया में यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ सीख लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। देन एक अगर आप ब्रिटिश आ रहे हैं तो यहाँ के लिए मैं आपको 2 यूट्यूब चैनल्स हैं वो रिकमेंड कर सकती हूँ इंग्लिश एक्सेंट के लिए। वो काफ़ी अच्छे हैं, मैं खुद उनको अभी भी सुन रही हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेंट का, मुझे इतना ये नहीं था कि इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना हर सिटी में एक्सेंट अलग है। जैसे मैं बांसले में हूँ तो लोग यहाँ बोलते हैं कि बांसले एक्सेंट, अगर आप शेफील्ड जाओगे तो बोल देंगे शेफील्ड एक्सेंट है, आप कहीं मैनचेस्टर में जाओगे मैनचेस्टर एक्सेंट, लिवरपूल जाओगे लिवरपूल एक्सेंट। सो यहाँ के जो हर सिटी है, हर एरिया का एक्सेंट में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं 2 वीडियोस देख रही हूँ, लाइक वो प्रॉपर हर एरिया का एक्सेंट तो नहीं बताते हैं, बट आपको ब्रिटिश एक्सेंट का थोड़ा और प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्कूलिंग है इंडिया का, वहाँ सिस्टम यही है कि हमें कुछ चीज़ें अमेरिकन इंग्लिश में सिखाई जाती है, कुछ चीज़ें हमें ब्रिटिश इंग्लिश में सिखाई जाती है। तो आप अपना ब्रिटिश का क्लियर कीजिए अगर आप ब्रिटिश यूके आ रहे हैं तो। अदर कंट्रीज़ का आप देख सकते हैं, आप लाइक मुझे इतना आइडिया नहीं है जैसा मैंने आपको बताया। तो यूट्यूब चैनल जो है इनका है, फर्स्ट इज़ प्रोनाउंसिएशन विद एमा एंड सेकंड इज़ स्मैशिंग इंग्लिश। मैं जो दोनों यूट्यूब चैनल्स हैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। मुझे ये दोनों चैनल बेस्ट लगे इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ। एंड अनदर थिंग इज़ दैट आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपको पता है आप किस एरिया में जाना है, लाइक ऐसे नहीं कि ओईटी के टाइम में करना है, ये सब ओईटी के क्लियर होने के बाद करना है, क्योंकि ओईटी में आपको अपना ओईटी का जो भी प्रिपरेशन टाइम है
जो भी टाइम अपना प्रिपरेशन में देना है, ओईटी के टाइम में ये चीज़ मत कीजिएगा। तो जो भी मैं ये चैनल बता रही हूँ ब्रिटिश लैंग्वेज के लिए, प्रोनाउंसिएशन विद एमा एंड स्मैशिंग इंग्लिश, ये दोनों चीज़। और आप कुछ सर्च कर सकते हैं, कुछ चैनल्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर एरिया। कि जैसे मैं बांसले में हूँ, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता था, बट मुझे हमारे यहाँ से बताया कि एक चैनल है कैजुअलिटी 24/7। सो उसमें क्या है, वो लोग ना जो यहाँ के हॉस्पिटल, बांसला हॉस्पिटल का इमरजेंसी है उसका वीडियो है। तो उसका वीडियो वो हमें इसलिए क्यों रिकमेंड किया, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर है, पेशेंट्स है, वो बांसले एक्सेंट में बात कर रहे हैं, तो वो हमें ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम वीडियो से देखेंगे। तो ऐसे ही मैंने कुछ और भी देखे हैं, है यूट्यूब पे, लाइक शेफील्ड का है, मैनचेस्टर का है, बाकी मैंने इतना देखा नहीं है। बट हाँ, आप लोग वो चैनल्स भी, अगर जब आपको हो जाता है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपको पता आपको कहाँ जाना है, तो वो जो भी आपका प्रोसेसिंग का टाइम पीरियड है ना, वो आप उसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उसमें वो वीडियोस देख सकते हैं, उस एरिया की, उस हॉस्पिटल की वीडियोस जो हैं, तो आपको एक्सेंट कैच करने में इजी होगा आने के बाद। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस प्लस मेरी कुछ अदर लाइक इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहती थी, कि जो भी ओईटी क्लियर करना चाहते हैं या क्लियर करके आना चाहते हैं, सो उनके लिए कि आप ओईटी के लिए सिर्फ 2 चीज़ रखिए अपना। एक तो टारगेट आपको रखना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि यार इतना महंगा एग्ज़ाम है, लाइक 35,000 का एग्ज़ाम है, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, या सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो क्या इतना पैसा। तो अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। फर्स्ट थिंग तो यह, आप वो स्टेप लोगे ही नहीं। आप वो स्टेप लेने में आपका डबल माइंड चलेगा कि गवर्नमेंट करना चाहिए, ओईटी करना चाहिए, एंड उसमें आप ओईटी वाला स्टेप नहीं लोगे, क्योंकि आपको जो गवर्नमेंट की फीस है वो कम दिखेगी ओईटी के कंपैरिजन में। तो अपना क्लियर करो सबसे पहले कि आपको गवर्नमेंट चाहिए या ओईटी चाहिए। देन अपना पूरा टाइम लगाओ अपना स्टडीज़ में। लाइक गवर्नमेंट के लिए भी हम स्टडीज़ करते हैं, ओईटी के लिए भी हमें स्टडीज़ चाहिए, बिना स्टडीज़ के तो कुछ होगा नहीं। तो थैंक यू, ये था मेरा वीडियो। होप सो आप सबको अच्छा लगे। अगर आपको कोई और भी ऐसा थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं थोड़ा शेयर करने के लिए मैं रेडी हूँ, अदरवाइज़ मैं वैसे भी करूँगी। ओके, बाय बाय।